गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका अप्लाइड मैकेनिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में। कल हम लोगों ने मशीन का सेकंड वीडियो देखा था, सेकंड वीडियो पढ़ा था हम लोगों ने क्या कुछ न्यूमेरिकल कर लिए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर लिए थे। ये साथ के साथ हम लोगों ने न्यूमेरिकल कर लिए थे और ये साथ के साथ हमने फॉर्मूले रिवाइज किए थे और उन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल किए थे। ऐसा ही किया था। आज हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं सातों पर बेस्ड कुछ रिवीजन करेंगे, 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद फिर अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, पहले ये सवाल कर देंगे इन पर बेस्ड, ताकि आपको थोड़ा सा रिवीजन हो जाए और आपको पता चल जाए कि करना क्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन नोट कीजिए, एक क्वेश्चन नोट कीजिए सभी लोग। लिखिए 10 किलोन्यूटन का भार, 10 किलोन्यूटन का भार। अभी तक तो ये सभी ने नोट कर लिया होगा, ये सारे के सारे वीडियो सभी ने नोट कर लिए होंगे, तो इसको रफ कर दे रहा हूं। दस किलो न्यूटन का भार, 10 किलो न्यूटन का भार 400 न्यूटन के प्रयास द्वारा उठाया जाता है। 10 किलो न्यूटन का भार 400 न्यूटन के प्रयास द्वारा उठाया जाता है। यांत्रिक लाभ ज्ञात कीजिए, यांत्रिक लाभ ज्ञात कीजिए, यांत्रिक लाभ ज्ञात कीजिए। यदि मशीन की दक्षता 75% हो, यदि मशीन की दक्षता 75% हो, यदि मशीन की दक्षता 75% हो तो वेगानुपात भी ज्ञात कीजिए, तो वेगानुपात भी ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया है कि पहले दिया है कि 10 किलोन्यूटन का भार, W इक्वल टू दिया है 10 किलोन्यूटन का भार को कितने प्रयास द्वारा, 400 न्यूटन के प्रयास द्वारा उठाया जाता है। हाँ जी, 400 न्यूटन के प्रयास द्वारा उठाया जाता है। तो ma का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले तो यही है, पूछा है कि क्या यांत्रिक लाभ ज्ञात कीजिए। यांत्रिक लाभ बराबर होता है W/P। यहां पर ध्यान देना है कि दोनों की यूनिट सेम हो। अगर ऊपर किलोमीटर है तो नीचे भी किलोमीटर हो, नीचे न्यूटन है तो ऊपर भी न्यूटन हो, दोनों की यूनिट सेम हो। तो 10 किलोमीटर को न्यूटन में चेंज कर लेते हैं, 10⁻³ न्यूटन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा W का मान 10,000 डिवाइड बाई P का मान है 400। ये कितना आ गया, 25। आराम से निकल जाएगा। इसके बाद कह रहा है यदि दक्षता 75% हो, यानी कि 75/100 लिखेंगे इसको, तो वेगानुपात ज्ञात कीजिए। तो वेगानुपात कैसे निकालेंगे, मुझे फॉर्मूला पता है, ईटा इक्वल टू ma/v/r, ये मेन फॉर्मूला है। तो VR बराबर क्या हो जाएगा, ma/ईटा। क्लियर, ma का मान कितना है 25, ईटा का मान है 75/100, यही होगा 75/100। देखिए कितना हो गया, 100/3, यानी कि VR बराबर हो गया 33.33। क्लियर, तो इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि प्रयास द्वारा चले की दूरी भी सेंटीमीटर या मीटर में होगी और भार द्वारा चले की दूरी भी सेंटीमीटर या मीटर में होगी। तो VR की भी कोई यूनिट नहीं होती है, MA की भी कोई यूनिट नहीं होती है। तो ये दोनों यूनिटलेस हैं। क्लियर, आसान है, आराम से समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल आएंगे, बिल्कुल आसान से। MA क्या है, VR क्या है, दक्षता क्या है। एक क्वेश्चन और नोट कीजिए। यदि एक मशीन का वेगानुपात 15 है, एक मशीन का वेगानुपात 15 है एवं उसकी दक्षता 50% है, 50% है, तो वह भार ज्ञात कीजिए, तो वह भार ज्ञात कीजिए जो 450 न्यूटन के प्रयास द्वारा उठाया जा सके। तो वह भार ज्ञात कीजिए जो
450 न्यूटन के प्रयास द्वारा उठाया जा सके। क्वेश्चन सीधे सीधे दिया है, वी आर बराबर दिया है सीधे सीधे 15, दक्षता दी गई है 50%, यानी कि 50/100। क्या पूछ रहा है? W का मान पूछ रहा है। आपको पता है MA इक्वल टू ईटा इंटू वी आर होता है। ईटा इक्वल टू क्या था? MA अपॉन वी आर। तो MA बराबर ईटा इंटू वी आर लिख सकते हैं हमें। MA का मान होता है W अपॉन P, ईटा की जगह ईटा इंटू वी आर। ये लीजिए एक फॉर्मूला बन गया। W का मान मुझे निकालना है। प्रयास दिया गया है, कितने प्रयास दिया था? 450 न्यूटन। 450 न्यूटन के प्रयास द्वारा कितना भार उठाया जा सकता है, यही तो पूछ रहा है कि 50 न्यूटन के प्रयास द्वारा कितना भार उठाया जा सकता है। तो ये हो जाएगा 450 इक्वल टू ईटा का मान है 50/100, वी आर का मान है 15। लीजिए बड़े आराम से आपका सवाल सॉल्व हो गया। ये कितना हो जाएगा? 15/2। तो W का मान आ गया 15 इंटू 450/2, 15 इंटू 450/2। कैलकुलेटर से इसका मान निकाल लीजिए। 15 इंटू 450/2, ये हो गया 3375। कैलकुलेटर से मान निकाल लीजिए, इतना आ रहा है 3375। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी? आराम से सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन सॉल्व तभी होंगे जब आपको फॉर्मूला याद होगा। बिना फॉर्मूला याद किए आपको कुछ भी आने वाला नहीं है इसमें। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और नोट कीजिए। एक बोझ उठाने वाली मशीन में, एक भार उठाने वाली मशीन में 250 न्यूटन का प्रयास लगाकर, एक भार उठाने वाली मशीन में 250 न्यूटन का प्रयास लगाकर 10 किलो न्यूटन का भार उठाया जाता है। 250 न्यूटन का प्रयास लगाकर 10 किलो न्यूटन का भार उठाया जाता है। जब भार 10 सेंटीमीटर चलता है, जब भार 10 सेंटीमीटर चलता है, उसी समय में प्रयास 800 सेंटीमीटर चलता हो, उसी समय में प्रयास 800 सेंटीमीटर चलता हो, तो मशीन का यांत्रिक लाभ वेगानुपात एवं यांत्रिक दक्षता ज्ञात करो। मशीन का यांत्रिक लाभ, वेगानुपात एवं यांत्रिक दक्षता ज्ञात करो। क्लियर? सवाल क्या है? एक भार उठाने वाली मशीन में 250 न्यूटन के प्रयास द्वारा 10 किलो न्यूटन का भार उठाया जाता है। ये लीजिए 10,000 न्यूटन हो गया। और क्या कुछ कह रहा है? जैसे MA तो यहीं से निकल आएगा। MA का मान होता है W अपॉन P। W का मान है 10,000, P का मान है 250। ठीक है, ये हो जाएगा 40। सीधे सीधे आ रहा है, ये आ गया 40। इसके बाद क्या कह रहा है? जब भार द्वारा चलेगी दूरी, भार द्वारा चली गई दूरी क्या होता है? x। ये दिया है 10 सेंटीमीटर। और उसी समय में प्रयास द्वारा चली गई दूरी, प्रयास द्वारा चली गई दूरी y बराबर दिया है 800 सेंटीमीटर। VR का मान पूछ रहा है। VR बराबर होता है y अपॉन x। y का मान है 800 बटे 10। ये आ गया, देखिए कितने आराम से निकल रहा है, 80। लास्ट में पूछ रहा है
यांत्रिक दक्षता यानी कि एम ए अपॉन वी आर, यही पूछ रहा है। यांत्रिक दक्षता क्या होगी, तो ये हो गया एम ए अपॉन वी आर। एम ए का मान दिया है 40, आया है 40, वी आर का मान है 80, ये लिखिए हो गया 1/2, इंटू 100 कर देंगे, ये आ गया 50%। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको इन जो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले बेस पर अगर कोई न्यूमेरिकल आपसे आता है, पूछा जाता है, तो आप कहीं फंस सकते हो। ये 7 के 7 फॉर्मूले आपको हर जगह काम में आएंगे। आपको ये कुछ भी करने आपको रटना ही पड़ेगा। ये 7 फॉर्मूले आपको आने चाहिए। इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, पुली। पुली कॉन्सेप्ट अब हम लोग देखते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। पुली को क्या कहते हैं, घिरनियां। पुली क्या होती है, इस टाइप की कोई पुली होती है, ये होती है पुली। ऐसी होती है, एक इसके ऊपर रस्सी वगैरह लगी होगी या जंजीर लगी होगी, कुछ भी लगा सकते हैं। पुली जो होती है वो 2 प्रकार की पुली होती हैं। एक होती है चल पुली, दूसरी होती है अचल पुली, फिक्स पुली एंड मूविंग पुली। पहली होती है अचल पुली। अचल पुली जिसको हम लोग कहते हैं फिक्स पुली। 2 प्रकार की आपको पुली देखने को मिलेगी, एक है अचल पुली, दूसरी है चल पुली। ठीक है, ये होती है फिक्स, ये होती है मूविंग। ठीक है, फिक्स पुली एंड मूविंग पुली। तो फिक्स कैसी होती है, जो केवल और केवल अपनी धुरी पर घूमती है, उसे हम लोग कहते हैं फिक्स पुली। जैसे ये है, फिक्स है, अपनी धुरी पर घूमेगी, लेकिन अगर मैं इसी में दूसरी पुली ऐड कर दूं, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, इस टाइप की अगर मैं एक और पुली ऐड कर दूं यहां पर, और यहां पर मैं भार लगा दूं, और यहां लगा दूं मैं प्रयास। ठीक है, तो ये हो जाएगी मेरी अचल पुली। अचल पुली है, ये केवल और केवल अपने अक्ष पर घूम सकती है, ये ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकती। लेकिन ये वाली जो होगी मेरी, ये है मेरी चल पुली, जिसको कहते हैं मूविंग पुली। ठीक है, ये है हमारा उठाया गया भार, ये है मेरा लगाया गया प्रयास, लगाया गया प्रयास। P जो है मेरा लगाया गया प्रयास है, W मेरा उठाया गया भार है, ये मेरी चल पुली है, ये मेरी अचल पुली है, और ये मेरा फिक्स है। ठीक है, ये जो सरफेस है, ये जो बेस है, ये मेरा फिक्स है। तो यहां पर आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि कौन सी चल पुली है, कौन सी अचल पुली है। बाकी पुली तो सब सेम ही होती हैं, बस इनका किसी का डाया छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। क्लियर? चलिए अब आते हैं, इसमें आते हैं कुछ सिस्टम ऑफ पुली, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो ये आपको पता होनी चाहिए, सिस्टम ऑफ पुली। ठीक है, घिरनियों के निकाय, नेक्स्ट हेडिंग है घिरनियों के निकाय। घिरनियों के निकाय। सिस्टम ऑफ पुली,
देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम। पहला होता है प्रथम निकाय, सीधे सीधे आपको याद रखना है, प्रथम निकाय, घिरनियों का प्रथम निकाय, इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली। फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली। सेकंड होता है द्वितीय निकाय, सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली। इसके बाद होता है तृतीय निकाय। तृतीय निकाय थर्ड सिस्टम ऑफ पुली। फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली, सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली और थर्ड सिस्टम ऑफ पुली, ये तीन निकाय हैं। तीन निकाय में से एक सिस्टम ऑफ पुली आपका हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तीन सिस्टम ऑफ पुली हैं, तीन में से एक निकाय हर साल किसी ना किसी आपको रूप में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? आप पिछले साल का भी पेपर उठा लेंगे तो प्रथम द्वितीय तृतीय में से कोई ना कोई एक निकाय आपको यहां पर मिल जाएगा। क्लियर? अब इनका काम क्या है, ये यूज किस लिए होते हैं? तो बड़े बड़े वजन को या बड़े बड़े भार को कम से कम प्रयास लगाकर उठाने के लिए हम लोग इन पुलियों का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? ज्यादा से ज्यादा वजन के भार को हम लोग कम से कम वजन लगाकर, कम से कम प्रयास लगाकर इनको उठाने का प्रयास करते हैं, जो कि हमारे बहुत काम का है। अगर आपसे कहा जाए कि 100 किलो का वजन उठाइए तो हो सकता है आधे लोग ना उठा पाए 100 किलो का वजन, क्योंकि काफी वजन होता है। लेकिन अगर मैं इसी सिस्टम से और पुलियों से बात करूं, अगर अरेंज करके आपको बता दूं, तो 100 नहीं, आप 1000 किलो का वजन भी एक सिंगल पर्सन उठा सकता है, अकेले एक हाथ से, अकेले वो भी एक हाथ से। अभी मैं यही चमत्कार होता है आपके जो क्रेन्स वगैरह होती हैं। भाई एक छोटा सा ट्रक इतनी बड़ी बस को कैसे उठा लेता है? एक छोटी सी जीप में क्रेन लगी होती है, वो पूरी बस उठा लेता है या पूरी ट्रांसफार्मर उठा लेता है। भाई क्या सिस्टम है ये? भाई कहीं तो प्रयास लगा ही रहा होगा। ठीक है, तो यही सब अरेंजमेंट होते हैं पुलियों में, यहाँ पर आपके क्रेन्स वगैरह में, कि एक छोटा सा ट्रक बड़ी से बड़ी बस को उठा लेता है। तो इन सभी निकायों की मदद से। क्लियर? आप अभी किसी वर्कशॉप में जाएंगे तो वर्कशॉप में भी आपको बड़ा से बड़ा इंजन एक छोटी सी पुली उठा लेती है। ठीक है, तो उसमें वो भी एक सिंगल पर्सन द्वारा, ये भी नहीं कि 4-5 लोग लग रहे हैं उसमें। तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल ये है। इसको हम लोग वन बाय वन देखते हैं। पहले आज हम लोग देखेंगे घिरनियों का प्रथम निकाय। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं घिरनियों का प्रथम निकाय। हेडिंग डालिए, घिरनियों का प्रथम निकाय। ठीक है, हेडिंग डालिए, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली, घिरनियों का प्रथम निकाय। घिरनियों का प्रथम निकाय, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली। क्लियर? फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली पढ़ रहे हैं आज हम लोग। देखते हैं कैसे अरेंजमेंट होता है इसका। इसमें आपका फिगर बिल्कुल सही होना चाहिए। फिगर गड़बड़ हो गया तो आपका निकाय अपने आप ही गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो फिगर सभी लोग ध्यान से देखेंगे। कैसे किया मैंने? एक पहले अचल पुली बनाई, अचल पुली की दोनों तरफ रस्सी लगाई, और उसके बाद फिर मैंने एक दूसरी पुली बनाई जो कि चल है, जो कि चल पुली है। देखिए मैंने दूसरी पुली लगाई और इसको ऊपर से फिक्स कर दिया। इसके बाद यहां से फिर एक और पुली लगाई, ठीक है। यहां से कितनी भी पुली लगा सकते हैं, 1 2 3 4, ये आपकी मर्जी है।
ये क्या है मेरा W, उठाया गया भार। ये क्या है मेरी, ये है अचल पुली, अचल पुली। चल पुली ये है चल पुली। कौन सी, एक तो ये है, एक ये है, दूसरी ये है, ये तीनों ही मेरी चल पुली है। क्लियर, ये चल पुली है तीनों, ये मेरी एक अचल पुली है, ये उठाया गया भार है, ये लगाया गया प्रयास है। ठीक है, इसमें भी दो केस होते हैं। पहले केस में आप चल पुलियों का भार, इसका कितना ही वजन हो भाई, ये तो फिक्स है, इसका कोई वजन का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये चाहे 1 किलो की हो चाहे 1000 किलो की, ये तो फिक्स होगी। ऊपर फर्क पड़ेगा इन पुलियों का, इन पुलियों के वजन का। ठीक है, तो हम लोग केस 1 में जब चल पुली का भार नगण्य हो, या मैंने अभी 0 मान लिया जाए पहले केस में, तब मेरा कितना प्रयास लगाना पड़ेगा। केस 1, जब चल पुलियों का भार, चल पुलियों का भार नगण्य हो। केस 1 है जब चल पुलियों का भार नगण्य हो। तो मुझे निकालना क्या है, एम ए और वी आर का मान निकालना है। तो एम ए बराबर क्या होता है, W/P, कॉमन सा फॉर्मूला होता है। यहां पर देखिए एक बात ध्यान रखिए, ये अगर मैं पुली 1 मान लू, इसको मैं 2 मान लू, इसको मैं 3 मान लू, पुली 1, 2 और 3। क्लियर, यहां पर जो तनाव लग रहा होगा, रस्सियां देखिए अलग अलग है। एक रस्सी आई यहां पर खत्म हो गई, दूसरी रस्सी यहां से शुरू हुई यहां पर खत्म हो गई, तीसरी रस्सी यहां पर शुरू हुई और यहां पर खत्म हो गई। ठीक है, तो तीनों रस्सियों में तनाव अलग अलग लगेगा। अगर एक रस्सी होती तो तनाव जो होता है वो सेम लगता है, क्योंकि रस्सियां अलग अलग हैं। इसमें 1, 2 और 3 रस्सियों का यूज किया गया है, इसलिए तीनों में ही तनाव जो होगा वो अलग अलग लगेगा। माना कि यहां पर जो तनाव लग रहा है वो T1 मान लेता हूं मैं, यहां पर जो तनाव लग रहा है इसको मैं T2 मान लेता हूं, यहां पर जो तनाव लग रहा है इसको मैं T3 मान लेता हूं। ठीक है, ये मेरा T3 है, ये मेरा T2 है और ये मेरा है T1। क्लियर, तो एम ए बराबर क्या है, W/P। W तो ये हो गया, उठाया गया भार। P कितना है, P उतना ही लगेगा, वो T3 के बराबर, क्योंकि देखिए एक ही रस्सी है यहां से लेके यहां तक, तो जितना T3 का मान आएगा, जितना इसमें तनाव आएगा, इस रस्सी में जितना तनाव आएगा उतना ही तो प्रयास लगाना पड़ेगा। यानी कि मैं लिख सकता हूं P जो है वो T3 के बराबर आएगा, P आएगा T3 के। यानी कि MA W/P की जगह मैं लिख सकता हूं T3। क्लियर, अब इस T3 का मान मुझे पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। इस अगर T3 का मान मैं कहीं से पता कर लूं तो इसमें मान रख दूंगा और MA का मान निकल आएगा। T3 का पता कब चलेगा, जब मुझे T2 का मान पता होगा, क्योंकि T2 नीचे की तरफ लग रहा है। और T2 का मान कब पता चलेगा, जब मुझे T1 का मान पता होगा। तो सबसे पहले यहां से शुरुआत करेंगे पुली 1 से। पुली 1 से देखिए शुरुआत करता हूं। पुली 1 देखिए कुछ ऐसा है क्या, पुली 1 एक पुली ऐसी गई है, 2 रस्सियां ऐसी लग रही हैं, दोनों में T1 लग रहा है और नीचे लग रहा है W। ये है पुली नंबर 1। कोई दिक्कत किसी को, इसका ही मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, T1 ऊपर और W लग रहा है नीचे की तरफ। क्या लिख सकता हूं मैं, 2T1 = W। यहां पर W का मान दिया रहेगा, जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यहां पर W का मान गिवन होगा। T1 + T1 क्या होगा, 2T1 = W। T1 = क्या मैं लिख सकता हूं, W/2। कोई दिक्कत किसी को, कहीं कोई परेशानी। T1 = आ गया W/2। अब मैं बात करूं पुली 2 की। पुली 2 देखिए कैसा है ये, पुली 2 की मैं बात कर रहा हूं। ऊपर लग रहा है T2, इधर भी लग रहा है T2, नीचे जो लग रहा है वो लग रहा है T1।
ऐसे लग रहा है। देखिए क्या लिख सकता हूं मैं, 2T2 इक्वल टू T1 लिख सकता हूं क्या, T2 प्लस T2, 2T2 इक्वल टू T1, और T1 का मान तो मैं निकाल चुका हूं W/2, तो T2 बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, W/4 लिख सकता हूं। T2 बराबर भी आ गया, देखिए W/4। क्लियर। T1 का मान भी निकाल दिया मैंने W/2, T2 का मान भी निकाल गया W/4। ऐसे ही मैं T3 का मान निकाल सकता हूं। इसको पहले इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए पहले। अब यहां पर थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूं, यहां पुली नंबर A1 रफ कर रहा हूं। पुली 3 की बात करूं तो पुली नंबर 3, ये मेरा T3, यहां T3 और यहां लग रहा है T2। क्या लिखता हूं मैं, 2T3 इक्वल टू T2, और T2 का मान क्या है W/4, इसलिए मैंने इसको अभी रफ नहीं किया था, अब रफ कर दे रहा हूं। क्या है W/4, तो T3 का मान कितना आ गया W/8। ये देखिए T3 बराबर आ गया W/8। इस T3 का मान उठा के यहां रख देंगे। अगर मैं इस T3 का मान मैं यहां पर रख दूं तो Ma का मान निकल आएगा। T3 का मान अगर मैं, क्या है W/8, तो देखिए Ma बराबर क्या है, Ma इक्वल टू है W/T3, यही तो है। W/T3 का मान है W/8। क्या ये W से W कैंसिल हो गया, आया कितना 8। Ma इक्वल टू मैं 8, 2 की पावर 3 भी लिख सकता हूं इसको मैं, तो Ma का मान आ गया 2 की पावर 3। यहां पर Ma इक्वल टू आ गया 2 की पावर 3। अब यहां पर देखिए, जब मेरे पास 3 चल गिरनियां हैं, 1 2 3, जब 3 चल गिरनियां हैं तो 2 की पावर 3 आ रहा है Ma का मान। यदि मैं इसमें ही एक और चल पूरी लगा दूं तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4 आ जाएगा। 5 लगा दूं तो 2 की पावर 5 आ जाएगा। यानी कि जब n नंबर ऑफ पुली हो तब क्या होगा, थोड़ा सा रफ कर रहा हूं पर, जब निकाय में चल पुलियों की संख्या n हो, भाई ये कोई फिक्स तो नहीं है, हमेशा 3 ही रहेगी, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो जब गिरनियों में, जब निकाय में चल गिरनियों की संख्या n हो तब Ma इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर n। मैंने क्या कहा, जब चल पुलियों की संख्या, यहां पर ध्यान देना है, चल पुलियों की संख्या, ना कि टोटल पुली। टोटल पुली कितनी है, 1 2 3 4 है यहां पर, लेकिन आया कितना, 2 की घात 3 आया है। तो यहां पर Ma बराबर 2 की घात 3 है, n बराबर हो जाएगा कुल चल गिरनियों की संख्या, कुल चल गिरनियों की संख्या। ठीक है, n बराबर हो गया कुल चल गिरनियों की संख्या। चलिए Ma का मान निकल गया। अब बात आती है Vr की। Vr बराबर क्या होता है, y/x, यानी कि
प्रयास द्वारा चली गई दूरी, प्रयास द्वारा चली गई दूरी डिवाइड बाई क्या दिया, भार द्वारा चली गई दूरी, भार द्वारा चली गई दूरी। यही है। वी आर बराबर होता है वाई अपॉन एक्स। वाई का मान है प्रयास द्वारा चली गई दूरी और एक्स का मान है भार द्वारा चली गई दूरी। क्लियर। अब प्रयास द्वारा चली गई दूरी क्या है, अब यहां पर देखिए ये जो P है प्रयास जो है वो मैं ऐसे खींच रहा हूं और ये धीरे धीरे वजन जो है ऊपर की तरफ उठ रहा है। ठीक है, इसको जैसे मैं नीचे की तरफ खींचूंगा वजन मेरा ऊपर की तरफ उठेगा। तो कितना खींचू कि कितना उठे, उन दोनों का अनुपाती तो मुझे वी आर ज्ञात करना है। तो देखिए अब यहां पर ध्यान से समझना, जब माना कि ये 1 मीटर ऊपर उठ गया, मैंने आपको पहले भी समझाया था फर्स्ट क्लास में, तो वही बात चीज मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। जब ये वजन जो है 1 मीटर ऊपर उठ गया, तो 1 मीटर ऊपर उठ गया यानी कि ये जो पुली है वो 1 मीटर ऊपर उठेगी। भाई ये तो डायरेक्ट कांटेक्ट में है, डब्ल्यू और ये जो पुली नंबर 1 है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो जब मैं पुली जो है 1 मीटर ऊपर उठेगी तभी तो ये वजन 1 मीटर ऊपर उठेगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो जब कोई पुली 1 मीटर ऊपर उठती है तो 2 मीटर रस्सी लूज होती है, पुली की 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर। क्लियर, जब कोई पुली 1 मीटर ऊपर उठती है तब 2 मीटर उसकी जस्ट डबल रस्सी लूज होगी। ठीक है, चलिए मैंने 1 मीटर ऊपर उठाया तो क्या हो गया, ये 2 मीटर रस्सी लूज हुई और यहां तो टाइट करने का कोई साधन है नहीं। तो अगर इसको टाइट करना है, रस्सियों को टाइट करना है, तो क्या करूंगा मैं, इसको 2 मीटर ऊपर उठाऊंगा। पुली नंबर 2 को क्या करूंगा मैं, 2 मीटर ऊपर उठाऊंगा। क्यों 2 मीटर ऊपर उठाऊंगा, क्योंकि पुली नंबर 1 1 मीटर उठी है, उससे 2 मीटर रस्सी लूज हुई है, ढीली हुई है। ठीक है, उस रस्सी को टाइट करने के लिए मुझे इस पुली नंबर 2 को 2 मीटर ऊपर उठाना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं इनको 2 मीटर पुली उठाऊंगा तो अब यहां पर कितना रस्सी लूज हो गया, कितना रस्सी लूज हो गया, तो 4 मीटर, 2 मीटर इधर से और 2 मीटर इधर से। क्लियर, 2 मीटर इधर से और 2 मीटर इधर से, 4 मीटर। अगेन यहां पर तो फिक्स है, इसको टाइट करने के लिए मुझे इसको ही 4 मीटर ऊपर उठाना पड़ेगा। जैसे ही मैं पुली नंबर 3 को 4 मीटर ऊपर उठाऊंगा तो 4 मीटर इधर से और 4 मीटर इधर से, टोटल 8 मीटर रस्सी लूज होगी, जो कि मुझे यहां पर नीचे की तरफ खींचनी पड़ेगी। 8 मीटर, यदि ये 1 मीटर जाता है तो मुझे ये यहां पर 8 मीटर नीचे जाना पड़ता है। ठीक है, यदि ये 2 जाएगा तो ये 16 जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको x मान लूं, अगर ये x मीटर ऊपर जाएगा तो ये क्या आएगा, 8x नीचे आएगा 8 के मल्टीपल में। क्लियर। वी आर बराबर है, प्रयास द्वारा चली गई दूरी कितनी है, प्रयास द्वारा चली गई दूरी ये रही 8x, भार द्वारा चली गई दूरी है x, ये हो गया 8। वी आर बराबर भी आ गया 8, यानी कि 2 की पावर 3, 2 की पावर आ गया यहां पर भी 3। क्यों आ गया 3, मैंने आपको बताया था जब घर्षण में नष्ट प्रयास 0 हो तब ये मेरी आदर्श मशीन का एग्जांपल है। कहीं पर मैंने फ्रिक्शन लिया क्या, कहीं घर्षण लिया क्या, कहीं घर्षण नहीं लिया। ये मैं मान के चल रहा हूं कि ये जो सारी पुली हैं वो फ्रिक्शन फ्री है, घर्षण लेस है। ठीक है, घर्षण रहित है, ये फ्रिक्शन फ्री पुली है, ये मैं मान के चल रहा हूं। एक्चुअली में होता नहीं है, लेकिन फिर भी एज ए थ्योरेटिकल मैं मान के चल रहा हूं कि इनमें कोई भी प्रयास घर्षण में नष्ट नहीं हो रहा है, घर्षण में नष्ट नहीं हो रहा है। तो क्या होगा, MA बराबर आएगा VR, यानी कि जो दक्षता है वो आएगी 100%। दक्षता कितनी आएगी, 100%। नोट कर लीजिए इसको, आप लास्ट में लिख सकते हैं। अर्थात यदि ईटा 100% हो तो, यदि दक्षता 100% हो तो MA बराबर VR इक्वल टू 2 की पावर n, जहां पर n बराबर है कुल चल गिरनियों की संख्या, कुल चल गिरनियों की संख्या। यहां पर n बराबर है कुल चल गिरनियों की संख्या। क्लियर, नोट कर लीजिए इसको।
नोट कर लिया सभी ने? नोट कर लीजिए। अब सेकेंड केस, जब अभी क्या है, जब चल पुलियों का भार नगण्य हो। अब क्या कर रहा हूं मैं, जब चल पुली का भार भी कुछ ना कुछ दिया, भाई पॉसिबल है क्या, क्या इनका मान 0 रख सकते हैं क्या? कभी भी पॉसिबल है क्या कि ये जो पुली है वो वेटलेस हो, अच्छी खासी वजन की होती है। जो पुलियां जो होती हैं वो अच्छे खासे वजन की होती है, 10 किलो 15 किलो 20 किलो तो नॉर्मल सी बात है। तो जो पुली का वजन है वो अच्छे खासे वजन का होता है। पुली जो है वजन की काफी वजनीली होती है, इसलिए यहाँ पर हम लोग इनको नगण्य मान के सॉल्व कर लिया है, लेकिन हमेशा इसको ये नगण्य नहीं रहेगा, तो इसका हम लोग कुछ ना कुछ वजन मान लेते हैं। तो जब चल पुलियों का भार, ये हटा देंगे, कुछ ना कुछ दिया हुआ हो, ये हटा दे रहा हूं अभी 8x, ये x ये अभी हटा दे रहा हूं। तो अब लिखेंगे केस सेकेंड, जब चल पुलियों का भार क्रमशः W1 W2 W3 दिया। देखिए क्या लिखा है, जब चल पुलियों का भार क्रमशः W1 W2 W3 दिया हो। यहां पर कैपिटल W है, ये स्मॉल W1 है, ये स्मॉल W2 है और ये है W3। तो अब क्या किया मैंने, इनका भी वजन कुछ ना कुछ दे दिया, अलग अलग वजन दे दिया है। ठीक है, अलग अलग भी हो सकता है, समान वजन भी हो सकता है। अब क्या होगा, अभी भी मेरे पास वही फॉर्मूला है, Ma इक्वल टू W अपॉन P। ठीक है, अभी भी ये कैपिटल W है, लेकिन यहाँ पर उठाया गया भार। अब यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि कैपिटल W क्या है और स्मॉल w क्या है। Ma इक्वल टू W अपॉन P, P बराबर क्या है T3 के। ठीक है, W अपॉन T3, क्योंकि P इक्वल टू है T3 के। यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अभी भी मुझे सेम कॉन्सेप्ट अपनाना है, सेम जो तरीके होते हैं वही मुझे अपनाना है, और मुझे T3 का मान निकालना है। ठीक है, अभी मैं फिगर नहीं बना रहा हूं, ध्यान सीधे सीधे लिख रहा हूं। पुली वन से क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, 2T1 इक्वल टू कैपिटल W प्लस W1 मिलेगा क्या? भाई ये जो W1 है पुली का वजन है, वो भी तो नीचे की तरफ ही तो लगेगा, पुली का वजन ऊपर थोड़ी लग जाएगा। इसीलिए इसका वजन जो है वो क्या है, स्मॉल W1 है। तो ये तो उठाया गया भार प्लस पुली का भार, दोनों ही नीचे की तरफ लगेंगे, और ऊपर लग रहा है T1 और T1। तो क्या होगा, 2T1 इक्वल टू कैपिटल W प्लस W1। तो T1 बराबर आ गया कैपिटल W प्लस W1 बाई 2। कैपिटल W हमारा उठाया गया भार है, W1 मेरा पुली 1 का भार है, और बाई 2 कहां से आया, 2T1 से आया 2। क्लियर? पुली 2 से के देखिए क्या होता है, फिगर बना के अभी मैंने फर्स्ट केस में समझा ही दिया था, तो बार बार फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो फिगर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जगह थोड़ी सी कमी है, इसलिए जगह की कमी के कारण मैं आपको फिगर अब यहाँ पर नहीं बना रहा हूं, और कोई बात नहीं है। यहां पर क्या आएगा, 2T2, पुली नंबर 2 की बात कर रहा हूं, ये रहा मेरा पुली नंबर 2, T2 प्लस T2 ऊपर की तरफ, यानी कि 2T2 इक्वल टू क्या आएगा, T1 नीचे की तरफ लग रहा है, हाँ T1 नीचे की तरफ लग रहा है, प्लस W1 नीचे की तरफ लग रहा है, सॉरी W2 नीचे की तरफ लग रहा है। जो इसका वजन है ये भी नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, यहां पर एक कंफ्यूजन हो सकता है कि कभी T1 ऊपर लग रहा है, कभी T1 नीचे की तरफ लग रहा है, ऐसा क्यों, एक कंफ्यूजन हो सकता है बाई चांस। तो जो एक रस्सी होती है, रस्सी को अगर मैं खींचूंगा तो वो दोनों सिरों पर तनाव बल लगता है, एक रस्सी के दोनों सिरों पर तनाव बल लगता है। एक रस्सी अगर खींच रही तो उसमें संपीड़न बल तो कहीं लग ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस रस्सी का यहां भी तनाव बल लग रहेगा, और यहां से भी तनाव बल ही लगेगा, यहां पर भी इसका तनाव लग रहा होगा। यानी कि पूरी की पूरी रस्सी में आप कहीं पर भी किसी भी डायरेक्शन में आप एरो बना दो, तनाव बल ही लगना है, टेंसाइल फोर्स ही लगना है। इस रस्सी में कभी भी, एक रस्सी में कभी संपीड़न बल नहीं लगता। हाँ, अगर रॉड होती है, सॉलिड रॉड होती, कोई सॉलिड या फिर कोई भी वस्तु होती, तो उसमें संपीड़न लग सकता था, लेकिन रस्सी में संपीड़न नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये रस्सी है, तो रस्सी में आप किसी भी डायरेक्शन में एरो लगा दीजिए,
वो तनाव बल को ही शो करेगा। क्लियर? रस्सी में कभी भी संपीड़न नहीं लगेगा। अब यहां पर देखिए, T2 इक्वल टू T1 का मान ऊपर से नोट करना है, कैपिटल W प्लस W1 बाई 2 प्लस W2। कोई दिक्कत किसी को? लीजिए, T2 का मान आ गया, T2 बराबर आ गया कैपिटल W प्लस W1 बाई 4 प्लस W2 बाई 2। ये लीजिए, T2 का मान आ गया। ऐसे ही पुली नंबर 3 से देखते हैं क्या आएगा। पुली नंबर 3 से ऊपर आ रहा है 2T3 इक्वल टू T2 प्लस W3। जैसे यहाँ पर W2 आया था, यहाँ पे आ गया W3। तो क्या आएगा यहाँ पर 2T3 इक्वल टू T2 का मान यहां से नोट कर रहा हूं मैं, W प्लस W1 बाई 4 प्लस W2 बाई 2। ये तो हो गया मेरा T2 का मान, प्लस W3। ये लीजिए, T3 बराबर आ गया कैपिटल W प्लस W1 बाई 8 प्लस W2 बाई 4 प्लस W3 बाई 2। T3 का मान आ गया, ये सारा मान निकल कर आ गया जब पुली का वजन भी दिया गया हो। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, सभी लोग नोट करिए। थोड़ा सा ऊपर से रफ कर दे रहा हूं मैं। अब यहां पर देखिए, T3 मैंने निकाल लिया है, दोबारा से लिख रहा हूं यहां पर कैपिटल W प्लस W1 अपॉन 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं, प्लस W2 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूं, प्लस W3 बाई 2। ऐसे ही आया है, ये आ गया मेरा T3 का मान। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर हर बार 3 पुली नहीं मिलेगी, आपको n नंबर ऑफ पुली मिल सकती है। भाई 3 भी मिल सकती है, 4 भी मिल सकती है, 5 भी मिल सकती है। तो मुझे जो फॉर्मूला बनाना है वो n नंबर ऑफ पुली के लिए बनाना है, ना कि 3 पुली के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर T3, अगर 4 पुली होती तो क्या क्या आता है, यहाँ पर T4 आता। 5 चल पुली होती तो क्या होता, T5 आता। तो अब इस मेरे की सहायता से जब T3 बराबर इतना है तो इसको ही ध्यान में रखते हुए T4 बराबर क्या होगा, जरा देखिए जरा। अगर T3 है तो 2 की घात 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो यहाँ पर T4 बराबर क्या मैं लिख सकता हूं, कैपिटल W प्लस W1 अपॉन 2 की पावर 4। 3 था तो 3 था, तब 4 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, प्लस W2 अपॉन 2 क्यूब प्लस W3 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस W4 अपॉन 2 लिख सकता हूं मैं। देखिए, जब 3 था तो लास्ट में क्या था, W3। जब 4 आएगा तो क्या आएगा, लास्ट में W4 आएगा। अगर मैं ऐसे ही एंड सो ऑन Tn की मैं बात करूं, Tn बराबर क्या आएगा, देखिए क्या आएगा, कैपिटल W प्लस W1 अपॉन 2 की पावर n प्लस W2 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 प्लस W3 अपॉन 2 की पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन। लास्ट में क्या आएगा, Wn बाई 2। और लास्ट में क्या आएगा, जितना यहां पर था उतना ही बाई 2, Wn बाई 2 ये आएगा लास्ट में। अब Ma का मान मुझे निकालना था। Ma बराबर क्या होता था, W अपॉन T3। ये तो T3 जब था 3 चल पुलियां थी। अगर n नंबर ऑफ पुली है तो क्या होगा, Tn का मान आएगा यहां पर, ऐसे ही तो आएगा। तो W अपॉन Tn, ये देखिए W अपॉन Tn का मान मैंने निकाल दिया यहां पर। ये देखिए
यहां पर अगर आप रखेंगे तो एम ए का मान निकल आएगा, एम ए का मान निकल आएगा जब डिफरेंट डिफरेंट पुली का वजन डिफरेंट डिफरेंट दिया गया हो। क्लियर? लेकिन हमेशा आपको अलग अलग पुली का वजन अलग अलग नहीं दिया रहेगा। आगे लिखिए, यदि W1 बराबर W2 बराबर W3 बराबर एंड सो ऑन Wn बराबर केवल स्मॉल w हो, यानी कि सभी चल पुलियों का वजन समान हो, सभी चल पुलियों का वजन जो होगा वो समान हो, सेम हो, तब क्या आएगा? Tn बराबर, ध्यान से देखिए, कैपिटल W प्लस स्मॉल w अपॉन 2 की पावर n प्लस w अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 प्लस w अपॉन 2 की पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन w अपॉन 2, ऐसे ही आएगा, एंड सो ऑन है यहां पर। तो सभी अगर W1 बराबर W2 बराबर Wn बराबर W आ जाए तो यहां पर भी W आ जाएगा। तो कुछ ऐसा वजन बनेगा, क्या ऐसा फॉर्मूला बनेगा जब सभी पुलियों का वजन समान हो। अब इसको थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए क्या करता हूं मैं, दोनों तरफ 2 की पावर n से गुणा कर दे रहा हूं, इंटू 2 की पावर n से दोनों तरफ गुणा कर दे रहा हूं। देखिए क्या बनता है, Tn इंटू 2 की पावर n, ये गुणा कर दिया मैंने, इक्वल टू ये कैपिटल W है प्लस स्मॉल w अपॉन 2 की पावर n, ये गुणा अंदर कर रहा हूं, इसका गुणा मैंने इसमें किया पहले, इसका गुणा मैंने क्या किया, पहले इसमें किया, प्लस W अपॉन, इसको मैं 2 की पावर n इंटू 2 की पावर माइनस 1 लिख सकता हूं क्या, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर माइनस 1 इंटू 2 की पावर n से गुणा कर दिया, प्लस W अपॉन n इंटू 2 की पावर माइनस 2 इंटू 2 की पावर n से गुणा कर दिया, प्लस एंड सो ऑन, प्लस में आ रहा है W अपॉन 2 इंटू 2 की पावर n, लास्ट में इससे गुणा कर दिया। कुछ कट रहा है, ये देखिए, 2 की पावर n से 2 की पावर n, 2 की पावर n से 2 की पावर n, 2 की पावर n से 2 की पावर n, ये सारे के सारे कट रहे हैं। क्या आया, 2 की पावर n इंटू Tn, ये बराबर आया कैपिटल W प्लस स्मॉल w, प्लस ये अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या 2w ले सकता हूं, प्लस 2 स्क्वायर w प्लस एंड सो ऑन 2 की पावर, ये नीचे था तो आएगा, ऊपर चला जाएगा, 1 आएगा, वो भी माइनस में, 2 की पावर n माइनस 1 w, 2 की पावर यहाँ n था, ये 1 था प्लस का, ऊपर गया तो माइनस का हो गया, तो ये बन गया 2 की पावर n माइनस 1 w। कुछ कट तो नहीं रहा, ठीक है, सही है, इसको नोट कर लिया सभी ने। अब यहां पर देखिए क्या होता है, अब यहां पर देखिए, कैपिटल W प्लस, यहां पर देखिए अगर मैं स्मॉल w को कॉमन ले लूं, सभी में स्मॉल w है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, प्लस स्मॉल w को अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बच रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन बच रहा है 2 की पावर n माइनस 1, यहां से 1 बचा, यहां से 2 बचा, यहां 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस एंड सो ऑन 2 की पावर n माइनस 1, ये मेरा बच रहा है। क्लियर? तो थोड़ा सा अगर आपने मैथ पढ़ा हो, ये बन रही है गुणोत्तर श्रेणी, ये जो बन रही है वो बन रही है गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी का सम क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी का सम होता है Sn बराबर a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1।
ये होता है गुणोत्तर श्रेणी के सम का फॉर्मूला। Sn बराबर निकालना है मुझे, यानी कि n नंबर ऑफ पदों की योग। a होता है प्रथम पद क्या है मेरा 1 है। r क्या होता है सेकंड पद बटे प्रथम पद, यानी 2/1 इक्वल टू हो जाएगा 2। n पदों के लिए निकाल रहा हूं -1 डिवाइड बाई 2 -1, ये देखिए क्या आएगा 2 की पावर n -1। Sn बराबर आ गया, ये कट जाएगा 1 हो गया, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 की पावर n -1। फिर से आते हैं ऊपर, 2 की पावर n इंटू Tn इक्वल टू कैपिटल W प्लस स्मॉल w, और इसका पूरे का जो मान आया वो आया 2 की पावर n -1। इसका पूरे का क्या मान आया 2 की पावर n -1। ये देखिए यहां से Tn बराबर आ गया कैपिटल W प्लस स्मॉल w 2 की पावर n -1 डिवाइड बाई 2 की पावर n। ये देखिए ये तब है जब प्रत्येक घिरनी का वजन है वो समान हो, और आपको हर सवाल में समान ही आएगा, आपके अलग अलग नहीं आएगा, टेंशन मत लो। तो आपको हर एक सवाल में जो घिरनियों का वजन है, चल घिरनियों का वजन है वो समान ही आएगा, ठीक है। ये आ गया Tn का मान। अब Ma निकाल लेते हैं, नोट कर लिया ऊपर। Ma बराबर होता है W/P/Tn, क्योंकि P इक्वल टू Tn आएगा। यहां पर Tn का मान अगर मैं रख दूं Ma इक्वल टू, ये क्या कैपिटल W है, ये उठाया गया बाहर है, कैपिटल W अपॉन Tn का मान क्या है कैपिटल W प्लस स्मॉल w 2 की पावर n -1 इंटू आ गया 2 की पावर n, इंटू आ गया 2 की पावर n, ठीक है। ये देखिए Ma का पूरा फॉर्मूला बन गया, कैपिटल W 2 की पावर n अपॉन कैपिटल W प्लस स्मॉल w 2 की पावर n -1। यहां पर n बराबर है कुल चल घिरनियों की संख्या, कुल चल घिरनियों की संख्या, कुल चल घिरनियों की संख्या, ठीक है। स्मॉल n बराबर है कुल चल घिरनियों की संख्या। और लास्ट में आपको एक लाइन और लिखना है बस, यदि दक्षता 100% हो तो Ma इक्वल टू VR इक्वल टू 2 की पावर n कैपिटल W अपॉन कैपिटल W प्लस स्मॉल w। ये लीजिए, यदि दक्षता 100% हो तो Ma इक्वल टू VR होगा, और जब इक्वल टू ना हो तो तब आपको फॉर्मूला पता है Ma इक्वल टू ईटा इंटू VR। जब 100% ना हो तो, जब 100% है तो आपको पता है Ma इक्वल टू VR। अब मेरे पास Ma का ये फॉर्मूला आ गया कैपिटल W इंटू 2 की पावर n कैपिटल W प्लस स्मॉल w 2 की पावर n -1। यदि मैं यहां पर घिरनियों का वजन 0 कर दूं, यानी स्मॉल w का मान अगर मैं 0 कर दूं तो ये टोटल पोर्शन 0 हो जाएगा, ये w से ये w कैंसिल हो जाएगा, वही आ गया 2 की पावर n जो पहले आ रहा था 2 की पावर n, 2 की पावर 8 आया था, 2 की पावर n किया था, तो ये देखिए बिल्कुल सेम टू सेम वही आ रहा है। यदि अब आपको ये फॉर्मूला एक और आपके डायरेक्टरी में ऐड हो गया कि आपको ये वाला फॉर्मूला याद होनी चाहिए। दो फॉर्मूले आज ऐड हुए, एक तो 2 की पावर n और दूसरा ये वाला जब घिरनियों का वजन ना दिया हो तब 2 की पावर n लेना है। या आप एक फॉर्मूला याद कर लो, यहाँ पर जब भी आपसे स्मॉल w का मान 0 कहा जाए, यानी घिरनियों का वजन 0 कहा जाए, तो आप इसको गायब कर दो, w से w अपने आप कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर n आपका वो आ जाएगा Ma का मान, ठीक है। तो ये था मेरा घिरनियों का प्रथम निकाय, क्लियर। इस पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल है अभी, तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हम लोग कल देखेंगे। अभी आज इसकी प्रूविंग आप लोग देख लीजिए, प्रूविंग समझ लीजिए, ठीक है। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हम लोग कल देखेंगे, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कल आपको घिरनियों का द्वितीय निकाय। आज हम लोग यहीं पर खत्म कर रहे हैं। आप अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें, ठीक है। और कुछ भी ना समझ में आए तो कृपया करके
कमेंट्स जरूर करें, मैं आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।